हेलो एवरीवन, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे एग्जांपल्स के एनालिसिस के कौन सा चैप्टर है सेमीकंडक्टर फिजिक्स क्लास 12 का चैप्टर। तो स्टार्ट करते हैं एग्जांपल्स के एनालिसिस। तो फर्स्ट एग्जांपल क्या कह रहा है, कार्बन सिलिकॉन एंड जर्मेनियम हैव सेम लैटिस स्ट्रक्चर। सेम लैटिस स्ट्रक्चर होता है उसका, बट क्या होता है, वाई इज इंसुलेटर एंड सिलिकॉन एंड जर्मेनियम एक इंटेंसिव सेमीकंडक्टर होता है। क्यों? क्योंकि कार्बन के जो सेल्स होते हैं वो कम होती हैं, तो जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं पास होते हैं, तो जेड इफेक्ट ज़्यादा लग रहा होता है। वहीं सिलिकॉन और जर्मेनियम के पास इलेक्ट्रॉन्स काफ़ी दूर होते हैं न्यूक्लियस से, तो जेड इफेक्ट कम लग रहा होता है, वहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालना आसान होता है। इसलिए कार्बन एक इंसुलेटर है और सिलिकॉन और जर्मेनियम आपका एक सिग्निफिकेंट रोल करता है सेमीकंडक्टर फॉर्मेशन में। नेक्स्ट एग्जाम्पल की बात करते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या कह रहा है, सपोज अ प्योर से सिलिकॉन क्रिस्टल। सिलिकॉन के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स, कितने एटम्स हैं, 5 × 10⁻28 एटम पर वॉल्यूम। इट इज ड्रॉप्ड बाई 1 ppm कंसनट्रेशन ऑफ पेंटावेलेंट एच। तो यहाँ से तुम्हें क्या चीज़ मिल रही, नंबर ऑफ होल्स। ठीक है, नंबर ऑफ होल्स कैसे निकालोगे यहाँ से, वो ये बता रहा है 1 ppm में, इसके 1 ppm में आपको एक होल मिलेगा। तो इतने एटम्स में कितने होल्स होंगे, आइए निकालते हैं। उसका ही कर देंगे डिवाइड। ठीक है, तो वहाँ से आपको उतने एटम्स मिल जाएंगे। ठीक है, उतने होल्स मिल जाएंगे। फिर क्या कह रहा है, एज कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स हमने निकाल लिए हैं, अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालना है। तो हम जानते हैं जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ होल्स निकालने का जो रिलेशन होता है वो यही होता है, नंबर ऑफ होल्स प्रोडक्ट ऑफ नंबर होल्स एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल नंबर ऑफ जो हम निकाल रहे हैं गिवन होता है, जो कांस्टेंट होता है वो उसका स्क्वायर। ठीक है, तो हम जैसी वैल्यू पुटअप करेंगे तो आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मिल जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट, कैन बी टेक वन स्लैब पी टाइप सेमीकंडक्टर की और फिजिकली क्या करें हम, एंड ज्वाइन इट टू अनदर एन टाइप सेमीकंडक्टर टू गेट पी एन जंक्शन। यही कह रहा है, अगर ये जैसे आपका ये कंडक्टर है, नहीं ये पी एन टाइप जंक्शन है, इसको पी टाइप को हटा दिया। ठीक है, और दूसरी एन टाइप के दूसरे मटेरियल से हमने लेकर के ऐड करके, क्या वहाँ पी एन जंक्शन की फॉर्मेशन हो गया? नहीं भैया, नहीं हो सकते, क्योंकि पता नहीं जैसे ये मटेरियल सेम टाइप का पैसा है या नहीं है, उसकी रफनेस कितनी है, बिल्कुल सेम टाइप का होगा तभी हो सकता है। पता नहीं, और ये लार्जर इंटर एटॉमिक क्रिस्टल है, कैसा स्पेसिंग है उसके बीच में, हम नहीं बता सकते हैं। ठीक है, तो ये है, इसलिए हम नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल की बात करते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या कह रहा है, बी आई करेक्टरिस्टिक आपको गिवन है सिलिकॉन डायोड की। ठीक है, इज शोन इन फिगर। तो कैलकुलेट द रेजिस्टेंस ऑफ द डायोड एट, जब आपका करंट इतना हो 15 मिली एम्पियर, और दूसरा करंट आपका कितना हो, वोल्टेज -10 वोल्ट, तब आपका करंट कितना है, तब आपका रेजिस्टेंस कितना है, रेजिस्टेंस ऑफ डायोड। रेजिस्टेंस जब डायोड निकालते हैं तो क्या निकालता है आपका, डायनेमिक रेजिस्टेंस। कभी रेजिस्टेंस कांस्टेंट नहीं निकलता, कभी भी रेजिस्टेंस एक फिक्स नहीं निकलता है। तो करेक्टरिस्टिक यही बताता है, अगर आपका करंट इतने से इतना है, आप करंट अगर 10 से 20 है, तो वहाँ से करेक्ट वैल्यू आपको पता है 0.8 0.7, और इस पॉइंट की मुझे वैल्यू नहीं पता ID की, तो वहाँ से निकालोगे तो यहाँ से निकलेगी डेल्टा डेल्टा बी। ठीक है, डेल्टा बी यहाँ से चेंज निकाल लेंगे, और डेल्टा करंट। ठीक है, तो यहाँ से निकाल लेंगे तो R निकल आएगा, ये आपका R निकल आएगा 10 ओम। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, फ्रॉम द कर्व एट बी इतना है तो आपका करंट कितना, तो करंट यहाँ पर देखो कांस्टेंट जा रही है, मतलब आई आपका कितना, -1 माइक्रो एम्पियर। तो यहाँ से जब माइक्रो एम्पियर को एम्पियर बनाओगे तो यहाँ से आपकी वैल्यू आ गई 10⁻7 ओम। तो कहीं ठीक है, तो कहीं की जो रिवर्स बायस में होता है वो करंट रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा होता है, तो करंट कम होगा रिवर्स बायस में, सिंपल। अब बात करते हैं एक्सरसाइज के क्वेश्चंस की। बाकी सब डिलीट हो गया, बाकी सब अपने सिलेबस में एग्जाम्पल नहीं, बस ओनली फॉर एग्जाम्पल अपने सिलेबस में था 2024 के लिए। इन एन टाइप सिलिकॉन, एन टाइप सिलिकॉन से पता लग रहा है कि क्या क्या एन टाइप और पी टाइप, जो आपको डिफरेंस अगर पता है ना, तो ये क्वेश्चन फर्स्ट और सेकंड खत्म। ठीक है, आइए बात करते हैं। एन टाइप सिलिकॉन में क्या कह रहा है, एन टाइप में नेगेटिव है, तो मतलब इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा होंगे, इलेक्ट्रॉन्स आर मेजॉरिटी एंड ट्राईवेलेंट। तो एन टाइप में पेंटावेलेंट होता है, इसलिए ऑप्शन ये गलत है। होल्स, ये क्या कह रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स आर माइनॉरिटी, नहीं है, इलेक्ट्रॉन्स मेजॉरिटी, होल्स आर माइनॉरिटी कैरियर्स, बिल्कुल
एन टाइप में इलेक्ट्रॉन्स मेजॉरिटी होती हैं और होल्स माइनॉरिटी होती हैं, और यहाँ पर एन टाइप ही डोनर होता है, और हमारा जो पी टाइप होता है पी टाइप, तो पी टाइप वहाँ क्या होता है इलेक्ट्रॉन, क्योंकि एन टाइप के पास क्या होते हैं इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो एन टाइप ही तो दे सकता है ना, एन टाइप ही देगा, तो एन टाइप यहाँ डोनर होता है, ठीक है। और विच ऑफ द स्टेटमेंट, तो इसका आंसर करेक्ट हो जाएगा सी, विच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन एक्सरसाइज, ठीक है। तो पी टाइप के लिए क्या सही रहेगा, पी टाइप में क्या होता है इलेक्ट्रॉन्स माइनॉरिटी होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स माइनॉरिटी एंड पेंटावैलेंट, तो पी टाइप में क्या होता है आपका ट्राईवैलेंट होता है ना, ट्राईवैलेंट होता है, तो ऑप्शन ये तो हो जाएगा रॉन्ग, तो होल्स आर मेजॉरिटी का है ट्राईवैलेंट, तो ये हमारा सही आंसर हो जाएगा डी इस क्वेश्चन बी के लिए। कार्बन सिलिकॉन जर्मेनियम है 4 बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, कार्बन एक इंसुलेटर जैसे काम करता है, सिलिकॉन जर्मेनियम ऐसे कैसे काम करते हैं आपके सेमीकंडक्टर जैसे। तो इनकी एनर्जी के फॉर्मेशन बताता हूँ, तो कार्बन की एनर्जी सबसे ज़्यादा, उसके बाद जर्मेनियम की, फिर सिलिकॉन की, तो ये गलत हो जाएगा, हमारा सी होगा, क्योंकि सिलिकॉन की ज़्यादा होती है जर्मेनियम से, तो ये हमारा सी इज़ द राइट आंसर। सिलिकॉन सिलिकॉन की होती है 1.1, इसकी होती है 0.7, इसलिए, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर क्या है 4, इन एन अनबेस्ड पी एन जंक्शन होल्स डिफ्यूज फ्रॉम द पी रीजन टू एन रीजन, पी से एन रीजन कब जाते हैं, एक अनबेस्ड पी एन जंक्शन में होल्स डिफ्यूज होते हैं, होल्स देखो पी एन रीजन बहुत ज़्यादा होती हैं, तो बहुत ज़्यादा होने का मतलब कंसनट्रेशन ज़्यादा होता है, तो कंसनट्रेशन जाने की वजह से ही वो पी रीजन से एन रीजन में होल्स डिफ्यूज होती हैं, तो सी इज़ द राइट आंसर। When a forward bias is applied to पी-एन जंक्शन, जब फॉरवर्ड बाइट पी-एन जंक्शन अप्लाइड करती हैं तो क्या होता है, जो हमारा पोटेंशियल बैरियर होता है पी फॉरवर्ड बाइज में पतला हो जाती है, यानी कि जितनी फॉरवर्ड जाओगी, जितनी कंपटीशन हाई में जाओगी, तो आपकी जो बी है ना बहुत ही पतला होता जाएगा, ठीक है, इसलिए आपका बात से रिलेट कर सकते हो। In half wave rectification, what is the output frequency if the input frequency is that, and what is the output frequency of a full wave rectifier for the same input frequency, ठीक है। तो हाफ के लिए जो हमारा इनपुट फ्रिक्वेंसी है वही आउटपुट फ्रिक्वेंसी होता है, सिमिलर ये हो जाएगी। व्हाट इज़ द आउटपुट फ्रिक्वेंसी ऑफ द फुल वेव रेक्टिफायर, तो जो आउटपुट फ्रिक्वेंसी होती है फुल वेव के लिए, तो वो इनपुट की डबल हो जाती है फुल वेव के लिए, और जो हमारा इसके लिए जो इफ़िशियंसी होती है हाफ के लिए, हाफ के लिए जो हमारा इनपुट होती है जो इफ़िशियंसी, तो वो हमारा डी सी अपॉन पोटेंशियल ए सी कितना होता है 14.6% लगभग। और भाई अगर हम बात करें फुल वेव के लिए, तो फुल रेक्टिफायर के लिए जो हमारा इफ़िशियंसी होती है डी सी अपॉन पोटेंशियल ए सी इज इक्वल 81.2%, इफ़िशियंसी भी पूछ सकते हैं, ठीक है। और ये हमारा एग्जाम्पल हमारे सिलेबस में नहीं है, तो थैंक यू टू ऑल, आई होप मचा देंगे 2024 में, कहर मचा देंगे, थैंक यू।